मैं लखनऊ से हूँ और मैं सभी को धन्यवाद दूँगा कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मुझे मौका दिया बोलने का। अभी जो ये टॉपिक है कमर्शियलाइज़ेशन के ऊपर, तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में अपनी हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं बताना चाहता हूँ, तो मेन टॉपिक पे आता हूँ। मैंने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। पहली ट्रेनिंग मैंने 2015 में अप्लाई करा था और काफ़ी मैं मतलब आने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पे कोई इमरजेंसी आने की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन मेरी गोट फार्मिंग वहीं से स्टार्ट हो चुकी थी। तो मेन चीज़ ये है कि गोट फार्मिंग जो है इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट गोट फार्मिंग में वो है प्लानिंग। लोग क्या करते हैं कि स्टडी कम करते हैं और बिना स्टडी करे गोट फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं, या फिर स्टडी करते हैं लेकिन तब भी सफिशिएंट स्टडी नहीं होती है, क्योंकि गोट जो है मतलब आप जब जा रहे हैं कोई बिजनेस कमर्शलाइजेशन में आ रहे हैं तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। when you're commercialization when you're involving the commercialization, it is very important that you should maintain the records. If you don't have a records, you cannot survive. तो ये तो मतलब ये मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी गोट फार्मिंग यहाँ से स्टार्ट की। मैंने यहाँ से 3 बग्स ले गए, सर ने हमें बड़ी मुश्किल से दिए लेकिन मिल गए। 3 मैं लेके गया था, 3 अलग अलग तीनों ब्रीड, गन्ना पारी, दशहराना और बर्बरी। लेकिन मैं 3 बग ज़्यादा यूज नहीं करता। मेरे जो है गन्ना पारी बहुत यूज करता वो, क्योंकि मेरे को लगता था कि जब यहाँ से लेके जा रहे हैं तो कम से कम जो मिल रहा है लेके जाओ तो खैर ले गए और हमने वहाँ पे फार्मिंग करी और फार्मिंग स्टार्ट कर ली। एक मतलब थोड़ा वक्त हुआ, लेकिन हमें फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे। एआई की ट्रेनिंग यहाँ पे पता चला होने वाली है, तो मैंने कहा अब तो करना ही है। तो मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया। हालांकि वो भी मेरा एक प्लान था, मतलब वो मैं प्लान से ही चल रहा था। मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग करी और उसमें खासियत अच्छी ये मतलब अच्छाई ये थी कि वो खाली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में नहीं बताया, बल्कि वो जैसे यहाँ पे जनरल ट्रेनिंग होती है लगभग वो वैसे ही ट्रेनिंग हुई थी और उसमें काफी कुछ सीखने को मिला। बट अदर देन दैट व्हाट आई एम लर्न फ्रॉम हियर, मैंने उसके अलावा भी स्टडीज करी और हमने गोट फार्मिंग में शुरू में प्रॉब्लम्स भी देखी। और जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी तो मैंने उसमें हमेशा ट्राई किया सॉर्ट आउट करने का कि अगर हम गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं। और वो फेलियर का जो मेन चीज होती है वहां वो स्टार्ट होती है हमारी किडिंग से। मतलब जो किड्स है ना, वहीं पे ही लोग फेलियर होते हैं, वहीं पे बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। तो उसमें कॉमन प्रॉब्लम है डायरिया, जो कि शुरू के लगभग 30 दिन में होता ही होता है। तो मैंने स्टडीज करी, आप साइंटिस्ट लोग हैं, इन लोग से भी काफी मैंने जो है कॉन्टेक्ट करा। तो अभी उसमें प्रॉब्लम जो आया है वो आया है इकोलाई इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट 25 डेज। इकोलाई की वजह से ही मोर्टेलिटी होती है। 90% मोर्टेलिटीज इन द फर्स्ट 25 डेज इट्स हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोलाई बैक्टीरिया। तो अब हमें ये तो पता चल रहा था कि इकोलाई से होता है, तो अब इसका क्या कुछ तो होगा, कंट्रोल कुछ तो होगा। तो मैंने और स्टडीज करी तो हमको ये पता चला कि अगर हम कुछ प्रोबायोटिक्स को यूज करते हैं तो इकोलाई पे कंट्रोल हो सकता है। अब मेरे लिए दूसरा चैलेंज था कि ये प्रोबायोटिक्स कहां से लेके आए। अब मैं जब प्रोबायोटिक्स के लिए मैंने देखा मार्केट, तो वो काफी एक्सपेंसिव थे। इट वॉज नॉट अफोर्डेबल एक गुड फार्मर के लिए। आप क्या बिजनेस करेंगे जब आप महंगी महंगी, इनफैक्ट जस्ट 1 ग्राम कॉस्ट यू 45 रुपीज, तो कहां से हो पाएगा पॉसिबल। लेकिन क्योंकि एक बना लिया था कि अब कुछ तो आगे करना ही है, हम कहीं ना कहीं रास्ते पे आ गए और प्रोबायोटिक्स को ले ही आए अपने फार्म पे और हमने उसे यूज किया और एक जादुई फर्क देखा।
कि मैं जिन बच्चों को, जो मेरे पास करीब उस वक्त, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, प्रोबायोटिक्स में ऐसे लेके आया कि हमने कुछ डॉक्टर्स, मतलब मैं हर वक्त सर्च करता था तो मुझे एक डॉक्टर मिले दिल्ली में, और वो डॉक्टर इब्ने अली नाम है उनका। मैंने उनसे फर्स्ट टाइम प्रोबायोटिक जो है उनसे मुझे मिल गया, और उससे रियली काफी फायदा हुआ। जब मेरे पास प्रोबायोटिक आया, मैंने देना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि पहले 25 दिन में, मतलब जो मेरे पास उस वक्त जो फर्स्ट फ्लॉप था, लगभग मेरे पास 30 किड्स थे उस वक्त, और मैं एक को डायरिया ठीक कर रहा हूँ, वो ठीक हो रहा था, दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा ठीक हो रहा है तो तीसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जबकि साइंटिफिक मतलब जितनी भी मतलब वैज्ञानिक पद्धति है मैं सब यूज कर रहा हूँ, साफ सफाई सारा कुछ, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो उसके बाद जब ये मुझे प्रोबायोटिक मिला, फिर मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि सारे मतलब गायब हो गया, एक किसी को भी नहीं जो है डायरिया लगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पहले प्रोडक्ट का। तो अब ये मेरे पास एक चीज सामने आ रही थी कि अब हम इसमें कोई एक चीज ढूंढे हैं जिससे हम कुछ बेनिफिट पा सकते हैं। फिर उसके साथ मैं और चीजों में भी आया। मेरे पास दूसरी प्रॉब्लम्स जो मतलब अभी जो हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, अब मेरे पास दूसरी प्रॉब्लम थी, इससे थोड़ा सा हो गया, लेकिन अब हमारे फार्म पे क्या होता है कि बच्चों को पैरासाइट्स हो रहे थे, एक्सटर्नल पैरासाइट्स, मतलब सभी को हो रहे थे। अब हम उससे बड़े परेशान थे। मैं उसके लिए उसकी डिपिंग कराता, 5-10 दिन 15 दिन तक सब ठीक रहता, फिर सब कुछ वापस। तो उसके लिए क्या किया, फिर मैंने काफी किया। तो फिर एक आप अगर देखेंगे मुर्गी मुर्गी पालन में एक बर्नर यूज होता है, फुल फ्लोर बर्नर। तो वो मेरे सामने कहीं से सामने आया, और जब मैंने देखा तो मैंने कहा क्यों मैं क्यों नहीं यूज करता हूँ। तो मैंने दूसरा चीज वो मुर्गी जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनसे खरीदा, और वो मेरे पास 4 बर्नर वाला एक मिला मेरे को, गैस लगाकर फास्ट करता है। और मैंने लगाया तो ये मेरे पास दूसरा जादू था कि फिर वो दोबारा नहीं हुआ। मैंने सब दीवार से लेकर के सब कुछ कर दिया। ऐसे आग लगाने में दिक्कत था क्योंकि उसमें और आग लग सकती थी। तो मैंने जब उसको करा तो ये मेरे लिए दूसरा जादू था। तो मुझे लगा कि ये एक और मुझे लग रहा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको मैं प्रमोट भी कर सकता हूँ और इसमें काम कर सकता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप ये एक दूसरा मेरी कामयाबी थी। अब एक और प्रॉब्लम मैं बताऊंगा कि थर्ड प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ किड्स जो थे अच्छे आ रहे थे, हेल्दी बच्चे भी हो रहे थे, कुछ में नहीं भी हो रहे थे, लेकिन वो हेल्दी बच्चे कुछ वक्त के बाद कमजोर हुए जा रहे थे। तो अब ये क्या हो रहा है, मेन प्रॉब्लम क्या है, वो कमजोर क्यों हो रहे हैं, वो क्यों वीक होते जा रहे हैं, वो ऐसा क्या है। तो उसके लिए जब मेरे को लगा कि क्या हो सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मेरे को ये समझ में आया कि शायद उसकी माँ के जो मिल्क होता है वो सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। होता ये है कि आमतौर से पहले कुछ दिनों में जैसे कि बच्चों को 10% ऑफ द बॉडी वेट एक मिल्क की जरूरत होती है, जो उनका बॉडी वेट होता है। लेकिन 10% के हिसाब से तो शुरू में तो बच्चों का वेट कम था, वो बच्चे वेट गेन कर रहे थे जब तक दूध सही था। फिर उनको दूध और जाता, लेकिन उसकी माँ दूध नहीं बना रही थी। तो ये चैलेंज था। तो फिर हमने क्या किया, बाहर से गाय का दूध लेने को शुरू करा। मैंने चलो ये भी करके देखते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा आदत है। तो गाय का दूध लगा के शुरू किया। तो गाय का दूध तो महंगा भी पड़ रहा था थोड़ा, और साथ में एडल्ट्रेशन भी था उसमें। तो कहीं ना कहीं खुशी नहीं थी, लेकिन ठीक था, कुछ काम चल रहा था। लेकिन ये इस पर भी मुझे कुछ करना था। तो थर्ड मेरे दिमाग में फिर मैंने काफ़ी स्टडीज़ करी। मैंने बाहर जो इंडिया से बाहर के लोग फार्मिंग करते हैं, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी कि वो उनकी टेक्निक्स क्या है। तो मेरे को पता चला कि वो मिल्क रिप्लेसर यूज करते हैं, और मिल्क रिप्लेसर से काफ़ी मतलब अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अब ये मिल्क रिप्लेसर कहाँ मिलेगा तो मिल्क रिप्लेसर ढूंढना शुरू किया, मिला, लेकिन
वो मिल्क रिप्लेसर सिर्फ नाम का था, लेकिन जो उसका जो काम था वो ऐसा ही था। वो मतलब यूज भी किया, कुछ मजा ही नहीं आया, काम नहीं बना। फिर भी दिमाग में था, उसका पूरा पड़ा। फिर उसमें भी चैलेंज आने लगा, लेकिन किसी से मैंने एक से मिल्क रिप्लेसर के लिए बात करी कि मेरे को ऐसा ऐसा मिल्क रिप्लेसर और इस मतलब न्यूट्रिशन में चाहिए। तो उन्होंने बताया, फिर मुझे डॉक्टर्स ने फिर एडवाइस करा। तो मैंने मिल्क रिप्लेसर पर्टिकुलर वो बनाया, फिर उसके पास जो रिजल्ट आया वो भी बहुत था। तो अब मेरे पास धीरे धीरे मेरा विजन बनता जा रहा था कि मैं अब प्रोडक्ट्स बनाता जा रहा हूँ। अब मेरे को इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, जो प्रॉब्लम्स थी मेरी वही अपॉर्चुनिटी, मैं यही बता रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में मैं वो चीज़ लेके आऊँगा। अच्छा, उसमें दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ क्या रही कि मैं फार्मर से लगातार जुड़ा रहा। मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, और उसमें लगभग 200 फार्मर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। और काफ़ी अच्छे काम करने वाले हैं उसमें, मतलब मैं बोलूँगा 100 तो फार्मर्स हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। बाकी कुछ हंड्रेड्स हैं जो थोड़ा बेसिक और छोटा काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जो छोटा करते हैं। तो वो व्हाट्सएप में डालते रहते अपनी प्रॉब्लम, और हम लोग की वो प्रैक्टिस बनती रहती है। और इतना डिस्कशन होता है कि हम लोग इतनी हद तक साइंटिफिक बात करते हैं कि कुछ छोड़ते ही नहीं उसमें। कोशिश ये होती है कि कहीं से भी कहीं ना कहीं उसका जो है रिजल्ट लेकर आना है। तो ये सब कुछ करते करते जो मैं डॉक्टर साहब से सामान ले रहा था वो कुछ रेट बढ़ाते जा रहे थे, जो वो भी हजम नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने प्रोडक्ट्स को खुद ही उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। तो एक रिमिनो फार्माटेक करके कंपनी बन गई, जिसका मैं सीईओ हूं। रिमिनो फार्माटेक, रिमिनो, रिमन, that's the name is Rimmel, and Farm and Technologies, the combination of Rimmel Pharmatech। और ये प्रोडक्ट फिर धीरे धीरे जो मेरे ग्रुप वाले थे उन लोग ने लेना शुरू कर दिया। लेकिन 4 साल में उनके साथ इतनी अच्छी बन गई थी कि किसी को मेरे बताने पे कोई भी एतराज नहीं था। आप बस बताओ, दो, हम चेक करते हैं। और आज मेरे पास मतलब कम से कम 100 वेरी गुड फीडबैक है हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे। तो मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्ट्स मैं एज अ सैंपल यहाँ पे लेकर आया हूँ दिखाने के लिए, मैं दिखा भी सकता हूँ। ये वो एक प्रोडक्ट है, रिमिनो माइक्रोफ्लोरा प्री प्लस प्रोबायोटिक। अब ये प्री और प्रोबायोटिक क्या होता है, बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो एक मतलब हमारे शरीर में बहुत से अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं। बस ज़्यादातर तो अच्छे ही होते हैं, बुरे आते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये अच्छे बैक्टीरियाज जो होते हैं ये हमारी सारी जो बॉडी की जो चल रहा है वो उसको बहुत कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि यही बैक्टीरिया है जो विटामिन बी भी बनाते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स दी जाए तो एंटीबायोटिक्स में ये विटामिन जो है बैक्टीरिया मर जाते हैं, इनको फिर से बनाना पड़ता है। प्रोबायोटिक्स उसमें हेल्प करता है। तो ये प्रोबायोटिक्स की बात मैंने बहुत से लोगों को बताया, तो कुछ स्मार्ट लोग थे, कहने लगे प्रोबायोटिक्स तो दही पे भी होता है। तो मैंने पूछा ठीक है बताओ बैक्टीरिया का नाम। तो शायद एक आपने बता भी दिया था कि लैक्टोबैसिलस है। तो हमने कहा ठीक है, इट्स गुड। बट हमने कहा ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें एक बैक्टीरिया नहीं है, इसमें मल्टीपल बैक्टीरिया है जो आपको दही में नहीं मिल जाती है। और हर बैक्टीरिया का अपना अलग अलग रोल है बॉडी में। तो ये प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक को बेहतर बनाने के लिए प्रीबायोटिक का यूज होता है, जो कि उसका फूड होता है हमारे बैक्टीरिया का। तो जब ये प्री प्लस प्रोबायोटिक प्रोडक्ट यूज हुआ, मैंने बताया था पहले वो मैंने क्या कहते हैं ये यूज किया था। तो इससे खास तौर से
ये इसमें जितनी भी डायरिया की प्रॉब्लम्स होती है ये होती नहीं है, और किसी को हो जाए तो उसको थोड़ा हाई डोज में दे देंगे तो बिना एंटीबायोटिक के ठीक होती है। तो शुरू में हमारे सर ने बोला भी था कि हमको एंटीबायोटिक से जितनी मतलब हम कम यूज करेंगे उतना ही बेहतर है। तो जो जो लोगों ने हमारा ये प्रोडक्ट यूज किया है उनके फार्म पे एंटीबायोटिक्स एक्सपायर हुई है। रिजवान जी थोड़ा फास्ट और आपको ठीक है ये प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से आप सर्कुलेट कर दें, सभी देख लेंगे ठीक हाँ है। ठीक है। मीन टाइम क्या है, हमारे एक मंजरी फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब हैं संजय कुमार जी, उनको जाना है तो डॉक्टर दीक्षित उनको कुछ अवार्ड वगैरह देना था आपका। ठीक है, समय का अभाव है तो वाकई में सर की बात सही है। तो ये मेरे कई प्रोडक्ट्स हैं इस तरीके से जो ये प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। हम इसको जो है ऑनलाइन सेल करते हैं ऑल ओवर इंडिया, और ये हमारी वेबसाइट है www.rimino.in। ये हमारी वेबसाइट है। मैं तो ये कहूँगा, आप तो गोट फार्मिंग करते करते आप तो न्यूट्रिशूटिकल और फार्मास्यूटिकल में घुसने वाले इतना पढ़ पढ़ के ज्ञान हो गया है। देखिए आप न्यूट्रिशूटिकल तो वही हाँ सर, ये है कि थोड़ी मेहनत करने से जरूर, इसीलिए मैं कह रहा था कि सबका एक प्लान हो, थोड़ी मेहनत हो तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। और मेरे को सबसे सक्सेस में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो मेरे को फीडबैक मिला है वो बहुत अच्छा मिला। और लास्ट सर एक प्रोडक्ट की बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट भी है, जो मिल्क रिप्लेसर की बात कर रहा था, जो कि हमने मिल्क रिप्लेसर भी बनाया है। और इसको खास तौर से आसाम या जितने भी ये जो बेल्ट है, आसाम हो गया, ब्लैक ये बंगाल हो गया, जहाँ पे छोटी ब्रीड्स होती है जिनके मिल्क कम होता है, वहाँ पे जो फार्मर्स थे मेरे साथ, मेरे ग्रुप में थे, उनके 50% मोर्टालिटी से 0% मोर्टालिटी हो गई। और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई। और हमारा जो मिल्क रिप्लेसर है उसमें जो खासियत है, मतलब आप मार्केट में ढूंढेंगे, हमारा जो मिल्क रिप्लेसर उसकी खासियत है कि उसकी जो प्रोटीन है वो 25% है उसमें, और बाकी मार्केट में 25% से ऊपर अभी कोई नहीं बना रहा है मेरी नॉलेज में नहीं। और ये इसकी वजह से इसमें काफ़ी मतलब बेनिफिट है, मोर्टेलिटी नहीं है। और ये जो लोग मैंने शुरू में बोला था कि उनको आइडिया नहीं होता है कि वो बच्चे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वो यही होता है कि उनको मिल्क कम होता है। तो इट इज़ अ सप्लीमेंट, मतलब अगर उसको दूध थोड़ा सा कम है तो उसको आप पूरा करेंगे तो आपको वो बच्चे गोल मटोल, और सबसे बढ़िया तो वो बीमार नहीं होते। अफोर्डेबिलिटी क्या है? इम्यूनिटी बहुत हाई है। अफोर्डेबिलिटी, कैन फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, हाँ, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। अगर कंपेयर करेंगे आप जो मार्केट में मिल्क है, इट इज़ 850 ग्राम फॉर 400 रुपीज़। और इसमें क्या कहते हैं, आप 8.5 लीटर 8.5 लीटर मिल्क आप बना सकते हैं। थैंक यू रिजवान जी। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल सर। बहुत मैं आप लोग का आभारी हूँ जो आपने मेरे को यहाँ पर मौका दिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर दीक्षित, संजय कुमार जी को